Hi, welcome to the online platform of guidance. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास कितने प्रोसेस हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें फर्स्ट हमारा मेथड था बाय फ्रिक्शन मेथड, दूसरा क्या था हमारा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और तीसरा है हमारा बाय कंडक्शन मेथड। तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाय फ्रिक्शन मेथड के बारे में, और दूसरा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को भी स्टडी किया। अब लास्ट वाला जो मेथड हमारे पास बचा है दैट इज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। तो तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग में मैं डालता हूं थर्ड नंबर, वो है हमारा चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। ओके, अब इसको थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा फास्ट, ठीक है। क्या कहता है ये मेथड? व्हेन a charged conducting body is connected with a neutral or charged conducting body, then charge is redistributed and divides in the ratio of their size। ओके, नोट कीजिए, ये तीसरा मेथड है बाबू। लास्ट दो मेथड में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू? पहले मेथड में हमने डिस्कस किया था अबाउट चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन मेथड, एंड द सेकंड वन वाज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एंड द लास्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन मेथड में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। मान लिया जाए ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है और ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, और ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, बट इसमें दोनों के दोनों बॉडी कंडक्टिंग है। सवाल ये है कि ये हमारा चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है एंड दिस इज न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। जब इन दोनों बॉडी को हम किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वही चार्ज इन दोनों का जो साइज होगा उस साइज के रेशियो के आधार पर डिवाइड होता है। ये उस वक्त तक ये समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जब तक अब हम यहां पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। क्या है यहां पे मैं दिखा रहा हूं। लेट अस सपोज दैट ये हमारा एक चार्ज बॉडी है। सपोज कीजिए ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बाबू, और इस पे टोटल चार्ज की अमाउंट कितनी है, Q, और ये है हमारा न्यूट्रल, ये चार्ज बॉडी है, दिस इज चार्ज्ड बॉडी, और ये है हमारा न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। ध्यान देने वाली बात है, जब इन दोनों बॉडी को हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग वायर से, तो चार्ज का फ्लो होता है।
अब इसमें होता क्या है, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, यानी इस पे Q नेट इज इक्वल टू कितना है, 0। गौर से देखो, तो जब भी किसी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी से, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूट्रल ही हो, ये चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो इस केस में चार्ज का फ्लो होता है। अब जो चार्ज बॉडी है इसकी पोटेंशियल हाई होती है और जो अनचार्ज है इसकी पोटेंशियल लो होती है, तो चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो लेट अस सपोज दैट ये जो हमारा चार्ज बॉडी है इसकी पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना है, V1, और इसकी पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितनी है, V2। तो इसमें V1 पोटेंशियल यानी चार्ज बॉडी का V2 से ज्यादा है, तो चार्ज का फ्लो किससे किस में होगा, चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में। तो यहां पे मैं नोट करके लिखता हूं, ये याद रखिएगा, चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा, जैसे ही चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ किसी कनेक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करेंगे तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि मान लिया जाए इसका पोटेंशियल कुछ और है और इसका पोटेंशियल कुछ और है, तो इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। केस नंबर 1, पहला, अगर V1 इज इक्वल टू V2 है, मतलब दोनों बॉडी की पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज डू नॉट फ्लो। इसका मतलब हुआ कि चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो। दूसरा केस होता है, अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, यानी इसकी पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा है, तो चार्ज पहले बॉडी से दूसरे में चार्ज विल फ्लो, लेकिन किससे किस में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर तीसरा कंडीशन हमारा V1 इज लेस देन V2, तीसरा कंडीशन हमारा V1 इज लेस देन V2, तब भी चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज विल फ्लो। तो ये क्या इक्वेशन बता रहा है, इक्वेशन हमें दिखा रहा है कि 2 कंडक्टिंग बॉडी हैं तो चार्ज का फ्लो तभी पॉसिबल है जब दोनों में बॉडी में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है दूसरे कारण से। धीरे धीरे सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलो टॉपिक पे आओ, क्या कहता है इस मेथड में, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो किसी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के अगर कनेक्शन में हम न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को या चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को कनेक्ट करते हैं, तो दोनों बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इस पे चार्ज आता है वो इनके साइज के आधार पे डिवाइड होता है। ओके, अब आगे मैं बढ़ता हूं, इसको नोट कीजिए फटाफट, मिटाइए इधर, चलो। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं V1 की पोटेंशियल V2 के पोटेंशियल से क्या है बाबू, ज्यादा है, तो चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा, यस होगा। किससे किस में होगा, इस बॉडी से इसमें होगा। तो आफ्टर चार्ज के फ्लो के बाद ये मान लेते हैं हमारा पहले बॉडी था जो पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, कैसा चार्ज था बाबू, पॉजिटिवली चार्ज था। और ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था, तो इस पे अब क्या ओरिजिनल चार्ज वही क्यों रहेगा या चार्ज बदल जाएगा, चार्ज बदल जाएगा। तो चार्ज जो बदल गया इसको हम मान लेते हैं Q1, और ये जो पहले ओरिजिनली न्यूट्रल था अब इस पे भी कुछ आएगा चार्ज, उस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं कितना है बाबू, Q2। ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या मान लेते हैं, Q2। तो पहले बॉडी पे इसमें नोट करने वाला, यहां पर चार्ज का फ्लो स्टॉप कर गया है, चार्ज फ्लोज स्टॉप व्हेन
पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स इक्वल। गौर से देखते रहिएगा, एक एक स्टेप में बढ़ रहा हूं। ओरिजिनली जो पहला बॉडी चार्ज था, इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी थी? Q। जो अनचार्ज था, न्यूट्रल था, उस पे Q की वैल्यू कितनी थी? 0, मतलब नेट चार्ज की वैल्यू 0। इसकी पोटेंशियल कितनी थी? V1। इसकी पोटेंशियल कितनी थी? V2। इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा था, तो चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही दोनों बॉडी की पोटेंशियल सेम हो गई, तो चार्ज का फ्लो बंद हो गया। तो जरा सोच के देखो, जब इस पे ओरिजिनल चार्ज Q था और ये Q रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्या अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर भी चार्ज अभी Q ही रहेगा, ये चेंज कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो मान लेते हैं अब इस पे न्यू चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? Q1, और जो पहले अनचार्ज था, इसकी वैल्यू हो गई Q2। लेकिन चार्ज तो कंजर्वेशन लॉ ओबे करता है कि नहीं करता है? करता है। तो कंजर्वेशन लॉ से, कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? याद करो, इधर मिटाए? चलिए ठीक है बाबू, इसको मैं मिटाता हूं। याद करो क्या कहता है कंजर्वेशन लॉ? बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। यही तो है कंजर्वेशन लॉ, यानी इनिशियली जितना अमाउंट होना चाहिए, घटना के बाद भी फाइनली वही होना चाहिए। तो इनिशियली दो बॉडी थे हमारे कंडक्टिंग में, एक पर मेन चार्ज कितना था? Q, और दूसरे पे कितना था? 0, यानी इनिशियल Q प्लस 0, और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कंडक्शन के बाद कितना है? Q1 प्लस Q2, विच इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये कैसे मैंने लाया? कंजर्वेशन लॉ से। इस लॉ को ओबे करना चाहिए। अब यहां पे सवाल उठता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मान लिया जाए इस बॉडी पे पहले ओरिजिनली चार्ज कितना था? Q, लेकिन कंडक्शन के बाद अब इस पे कितनी वैल्यू आ गई? Q1। इस पर ओरिजिनली चार्ज कितना था? नेट चार्ज 0, लेकिन कंडक्शन के बाद कितना आ गया? Q2। लेकिन Q1 प्लस Q2 हमेशा मेन चार्ज के बराबर होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो भी इक्वेशन कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है, दैट इज इनिशियल क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। अब इसमें एक बेसिक सा सवाल मैं उठाता हूं, वो क्या है कि कंडक्शन के बाद पहले बॉडी पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी और दूसरे पे कितनी होगी? यानी हम Q1 और Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो कैसे निकलेगा? तो जरा सोच के देखो, अब मेरा यही कॉन्सेप्ट होगा अगला। Q1 और Q2 की वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि आखिर कंडक्शन के बाद पहले बॉडी पे कितना अब चार्ज रह जाएगा और दूसरे बॉडी पे कितना। ये तो एक अननोन क्वांटिटी है ना, Q1 भी अननोन है और Q2 भी अननोन है। ओरिजिनली कुछ था, बाद में कुछ रह गया, तो कितना रहा ये जानना है। तो इसीलिए मैंने लिखा है, अब देखो कैसे होता है। कंडक्शन के बाद जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो इस बॉडी के साइज पे निर्भर करता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये पहला बॉडी था हमारा बाबू, जो चार्ज बॉडी था। इसकी मान लो रेडियस कितनी है? R1। वेरी गुड। और ये हमारा दूसरा बॉडी था जो न्यूट्रल था। इस बॉडी की रेडियस मान लो कितनी है? R2। कंडक्शन के बाद इस पे कितना चार्ज आया था? Q1। वेरी गुड। और कंडक्शन के बाद सेकंड बॉडी पे चार्ज कितना था? Q2। गौर से देखते रहो, इधर देखो। पहले बॉडी का साइज हम लोग मान लेते हैं, रेडियस कितना है? R1। सेकेंड बॉडी का रेडियस हम मान लेते हैं कितना है? R2। कंडक्शन के बाद पहले बॉडी पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q1, एंड Q2 इज द चार्ज ऑन द सेकेंड बॉडी आफ्टर कंडक्शन। सो वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। तो हमने कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज जो डिवाइड होता है वो इनके साइज के रेशियो में होता है, और वो इक्वेशन कहता है Q1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले बॉडी के साइज के, मतलब R1 के। सिमिलरली Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? R2 के होता है।
अब जरा गौर से सोच के देखो तो बाबू, प्रोपोर्शनलिटी का यहां साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट जोड़ेंगे। मान लीजिए कांस्टेंट हम C ले लेते हैं, CR1, और Q2 के लिए भी यहां क्या लेते हैं, CR2। इसको कहो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कहो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे, सेकेंड से। तो सेकेंड से जैसे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद ये बचेगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C कैंसिल होगा, तो यहां क्या बचेगा, R1 बाई R2। तो इधर मिटा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इधर मिटाएं क्या, चलिए इधर मैं मिटाता हूं, थोड़ा फास्ट लिखिए। Hence, गौर से देखो तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ये मैंने एक रेशियो निकाल दिया, इक्वेशन। पहले बॉडी पे चार्ज आफ्टर कंडक्शन डिवाइडेड बाय दूसरे बॉडी पे चार्ज आफ्टर कंडक्शन इज इक्वल टू साइज ऑफ द बॉडी, यानी रेडियस ऑफ द बॉडी पहला और रेडियस ऑफ द बॉडी दूसरा। इस इक्वेशन की मदद से हम कंडक्शन के बाद पहले बॉडी पे कितना चार्ज आएगा Q1 और दूसरे बॉडी पे कितना चार्ज आएगा Q2 इजिली फाइंड कर सकते हैं। और यहीं से आपको सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फिशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को बोर्ड का एग्जाम भी देना है, इसलिए थोड़ा मैं इतना लेंदी चलता हूं, नहीं तो मेडिकल बैच में हम लोग इतना लेंदी नहीं चलते हैं। ओके, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए तो बाबू जल्दी से, कॉन्सेप्चुअल है, क्विकली नोट डाउन। हो गया, यस, बढ़िया, आगे चलिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखिए बाबू। चलो हो गया, चलिए मैं मिटाऊं इधर, ओके मैं मिटाता हूं इधर नीचे में। चलो ठीक है भाई, तो ये कौन सा मेथड था हमारा, कंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन मेथड को, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझता हूं, एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखिए, तब ज्यादा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रॉब्लम, मान लो ये एक चार्ज बॉडी है, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है r। इस पे चार्ज की वैल्यू q इज इक्वल टू है 8 कूलम और इस पे q इज इक्वल टू है 0। गौर से देखो, पहले बॉडी का साइज रेडियस कितना है 2r, दूसरे बॉडी का रेडियस कितना है r। इस पे चार्ज की वैल्यू कितना है इनिशियली 0, इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है 8 कूलम। गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। Find the charges on each body after conduction। ओके, सवाल लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, कितने बॉडी हैं बाबू, गौर से देखो। पीछे अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम प्रॉब्लम पे ही सीख लेते हैं, ठीक नहीं, ठीक है। आप कोटा वोटा में जाइएगा, इनिशियली आप दिल्ली वगैरह कोटा में जाते हैं, वहां पे तो ये सब कुछ होता नहीं है। आप वहां का भी लेक्चर देख सकते हैं और बेतिया का भी लेक्चर देख सकते हैं, आपको दोनों जगह में कोई कंपेरिजन नहीं मिलेगा। टेक्निकली जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे, आप देखेंगे कि मैं कितना छोटा छोटा ट्रिक बताऊंगा। कौन एकदम हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ेंगे। फिजिक्स में एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके,
एटलीस्ट आपको यहाँ पे चंपारण में तो ऐसा नहीं मिलेगा इस तरह का, ठीक है। एक एक लेक्चर को हम लोग जैसे जैसे देखेंगे आगे बढ़ेंगे। पहले बॉडी का साइज बताओ कितना है? यस, 2r है इसकी रेडियस। दूसरे का कितना है? r। इस पे नेट चार्ज की वैल्यू बताओ 8 कूलम। इस पे नेट चार्ज की वैल्यू 0। गॉट माई पॉइंट? अब किया क्या गया है, इन दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। तो सोच के देख, ये चार्ज बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यस, इसकी पोटेंशियल और इसकी भी कुछ पोटेंशियल होगी। तो इन दोनों में ये वाला जो बॉडी है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला बॉडी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो जैसे ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर दोनों की पोटेंशियल सेम होती देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज, बिकॉज चार्ज ओनली फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट माई पॉइंट? तो चलिए भाई देखते हैं। तो सोच के जरा देखिए, जैसे ही इन दोनों बॉडी को कनेक्ट करेंगे, ये तो न्यूट्रल है, तो चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो क्या ये बॉडी पर 8 कूलम ही चार्ज रहेगा या कुछ हो जाएगा? हाँ, कुछ हो जाएगा, घट जाए या बढ़ जाए जो भी हो जाए, बट 8 कूलम तो नहीं रहेगा। अब इस पे इनिशियली जो चार्ज 0 था, क्या अब इस पर भी वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो हमें वही पता करना है कि आफ्टर कंडक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस स्फीयर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दिस स्फीयर। तो मान लेते हैं कंडक्शन के बाद ये वाला जो बॉडी है इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q1। और ये वाला जो बॉडी है कंडक्शन के बाद इस पर चार्ज की वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q1 एंड लेट आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन स्फीयर विल बी Q1 एंड Q2। ओके, ध्यान से देखिएगा। इस पे कंडक्शन के बाद हमने कितना मान लिया बाबू? चार्ज कितना है इस पे? Q1। और इस स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू कितना मान लिया? Q2। इसकी साइज बताओ कितनी है बाबू? 2r। और इसकी साइज बताओ कितनी थी? r। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। तो हमने पढ़ा है Q1 बाई Q2, इक्वेशन अभी निकाला था, Q1 बाई Q2, यानी इस पे जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके साइज के, यानी Q1। अगर नहीं भी जानते हो, अगर कॉन्सेप्ट ऊपर से नहीं पता है, तो कंडक्शन के बाद इस पे जो चार्ज आएगा Q1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके साइज के, यानी 2r के। और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके साइज के, यानी किसके? r के। अब जरा इसको सोच के देख, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो Q1 इज इक्वल टू C इंटू 2r और Q2 इज इक्वल टू C इंटू r। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C कैंसिल होगा, तो 2r बाई क्या बचेगा? r। देयरफॉर Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू r कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? 2 बाई 1। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? यस। अब जरा सोच के देखिए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से आपको याद है तो डायरेक्ट Q1 बाई Q2 इसके साइज के रेशियो को डिवाइड कर देंगे, तो क्या इस इक्वेशन से Q1 और Q2 निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। हमें एग्जैक्टली Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये क्या बता रहा है? Q1 और Q2 का रेशियो। तो 9th क्लास में आपने एक मैथ पढ़ा होगा जिसका नाम है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं फिर से बता रहा हूं ये क्या है, जल्दी से नोट कीजिए तो बाबू, फटाफट, क्विकली। हो गया? ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमारा Q1 और Q2 फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे अब? Q1 और Q2 तो निकालना है, टारगेट तो हमारा यही है।
चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी हमें क्या मिला है, Q1 और Q2 का रेशियो मिला है। अब 9th क्लास में आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुना होगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए x बाई वाई इज इक्वल टू जेड बाई सी है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। जरा सोच के देख तो, x इसमें क्या है, न्यूमरेटर, y क्या है, डिनोमिनेटर, z न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैंने किया क्या है, लेफ्ट साइड मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़ दिया है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया है। तो इस साइड में भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़ा और यहां पे यही मेथड कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसी आधार पे उस रेशियो को देखो तो बाबू Q1 बाई Q2, इस टर्म को क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू कितना था, जरा सोच के देख तो, 2/1। तो इस आधार पे Q1 में Q2 को जोड़ दे और नीचे में Q2 प्लस Q2 कर दे, तो इधर क्या होगा, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1। जरा सोच के देख तो ऊपर में क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2Q2 है ना। ऊपर में क्या बचेगा, 3/2। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है भाई, ये इजली एक स्टेप में बन जाता है। अभी चूंकि मुझे सिखाना है इसलिए थोड़ा लेंदी जा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ओके, अब जरा इसको पहचानो, Q1 प्लस Q2 क्या था। तो कंडक्शन मेथड में मैंने दो इक्वेशन बताया था, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो टोटल इनिशियल चार्ज था वही टोटल फाइनल चार्ज है कि नहीं है, है। तो इनिशियल चार्ज बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कंजर्वेशन लॉ, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इनिशियली कितना चार्ज था बताओ तो, पहले बॉडी पे Q था और दूसरे पे कितना था, 0। फाइनल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है। Q की वैल्यू कितनी थी, 8 कूलम, और प्लस 0 ये नहीं रहेगा, तो इस सॉरी प्लस 0, तो ये पूरा बच गया, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। जरा इसको पहचानिए तो Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज के, ओरिजिनल चार्ज के, और वो कितने के बराबर है, 8 कूलम। तो यहां पे पुट कर सकते हैं। जैसे ही Q1 प्लस Q2 की जगह हम रखेंगे 8 कूलम, और नीचे में चूंकि कूलम में है, और यहां रखेंगे 2Q2 इज इक्वल टू 3/2। तो जैसे ही इसको पुट करेंगे तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, केवल एक। आसानी से, और इक्वेशन भी एक है, तो एक वेरिएबल और एक इक्वेशन क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर बाबू, 2 8 16 और 3 दूना 6, और Q2 को उधर भेज, तो Q2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 8 दूना 16 और 2 तिया 6, तो 16/6। इसको कैंसिल करोगे तो 8/3 कूलम। गॉट माई पॉइंट। किसकी वैल्यू मैंने निकाल दिया, Q2 का। तो जैसे ही Q2 पता चला तो Q1 प्लस Q2 कितना कूलम था, 8 कूलम। तो Q1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, Q1 इज इक्वल टू 8 माइनस 8/3, मतलब Q2 को माइनस किया तो 3 वाट है कितना, 24, 24 में से 8 गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 16/3 कूलम। दोनों बॉडी पे चार्ज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। पहले बॉडी पे कितना आएगा, 16/3 कूलम आफ्टर कंडक्शन, और दूसरे पे आएगा 8/3 कूलम आफ्टर कंडक्शन। गॉट माई पॉइंट। ओके, लिख लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो इजीली आप पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लो, ठीक है। ये सब अप्लाइड पार्ट, वो डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से कंपटीशन फाइट नहीं होगा, आपको अप्लाइड पार्ट पे ही ध्यान देना होगा।
हो गया बाबू? ओके, बढ़िया, आगे ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। लिख लिया आप लोग? चलिए ठीक है, मिटाएं इसको। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो तो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम। ये है स्फीयर जिसकी रेडियस है r, और ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3r। इस पर चार्ज की जो वैल्यू है वो 6 कूलम है और इस पे -2 कूलम है। अब ये न्यूट्रल नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द चार्जेज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कंडक्शन। राइट डाउन द क्वेश्चन क्विकली, फास्ट लिखो बाबू, जल्दी से, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। अब तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसमें ज्यादा लेंदी नहीं जाऊंगा, टेक्निकली हम लोगों को चलना है। गौर से देखो तो, दोनों चार्ज हैं या दोनों न्यूट्रल हैं? दोनों चार्ज हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज है, लेकिन दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं है। तो किसी का हायर होगा और किसी का लोअर होगा, बिल्कुल सही। जैसे ही इस दोनों को कनेक्ट करेंगे किसी कनेक्टिंग वायर से, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेज, एंड वी बेटर नो दैट चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट हमारा टारगेट वो नहीं है। हमारा टारगेट है कि कंडक्शन के बाद इन दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। एक लाइन में देखो, यहां फटाक से हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि कंडक्शन के बाद ये जो पहला बॉडी है, इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q1, और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी आई? Q2। तो Q1 बाई Q2 का जो रेशियो होता है वो इनके साइज के रेशियो पे निर्भर करता है, यानी R बाई 3R। ये इक्वेशन मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। एक लाइन में देखो तो R ने R को मारा कि नहीं मारा? बिल्कुल मारा। अब जरा सोच के देख तो इसमें, विच इंप्लाइज दैट Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर? 1/3। क्या Q1 और Q2 निकला? बिल्कुल नहीं निकला। तो Q1 बाई Q2 के यहां पे कौन सा रूल यूज करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक लाइन में बताओ तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई कितना? 2Q2 इज इक्वल टू कंपोनेंडो। 3 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4, और 4/3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है बाबू, इसको चाहो तो एक लाइन और यूज करके। अब Q1 प्लस Q2, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इनिशियली देखो तो Q1 की वैल्यू यहां पे कितनी थी? 6 कूलम, और प्लस हमको करना है -2 कूलम। तो चूंकि चार्ज स्केलर है तो स्केलर में तो साइन का ध्यान रखना होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव। तो पहले पे 6 कूलम है और प्लस -2 कूलम है। ठीक है बाबू, डिवाइडेड बाई कितना है? 2Q2 है। इस रेशियो को और आसान करेंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? -6 कूलम -2 कूलम, कितना कूलम हो जाएगा? 4 कूलम डिवाइडेड बाई 2Q2 इज इक्वल टू 2/3। ये नीचे क्लियर नहीं? 2/3। आ जाओ इधर देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। 3 चौका 12, 2 दूना 4। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q2 इज इक्वल टू 3 चौका 12, 2 दूना 4। यानी यहां से एक लाइन में अगर हम लोग निकालें तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 3 कूलम आ जाएगा। ठीक है बाबू, इसको चाहो तो कैंसिल। 12 कूलम डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे हमें तो कितना मिलेगा? 3 कूलम। यानी कंडक्शन के बाद इस पे पॉजिटिव 3 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो Q1 आसानी से निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो Q1 प्लस Q2 कितना था? 4 कूलम।
Q1 प्लस Q2 कितना था 4 कूलम, तो हमें Q1 चाहिए ना, तो Q1 इज इक्वल टू 4 कूलम माइनस 3 कूलम, वहां से आया है Q2, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कूलम। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आसानी से हमें Q1 और Q2 निकल जाएंगे। चल एक दूसरा प्रॉब्लम देख, चलो पहले लिखो 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 लिखो, क्विकली लिखो जल्दी से। हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट, तीसरा प्रॉब्लम। ये जो बॉडी है इसकी रेडियस है r, और ये भी बॉडी है इसकी रेडियस है r। इस पर अभी चार्ज की वैल्यू कितना है q, और इस पे चार्ज की वैल्यू है 0। ठीक है, क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द चार्जेज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कंडक्शन। क्विकली राइट डाउन, जल्दी जल्दी लिखो। इधर बेटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, इसका सॉल्यूशन देखो तो फटाफट। इस पे अभी चार्ज कितना है Q, कंडक्शन के बाद हमें पता करना है फाइंड। तो हम लोग मान लेते हैं पहले बॉडी पे कंडक्शन के बाद चार्ज की वैल्यू कितनी रह गई Q1, दूसरे पे कितनी रह गई Q2, तो Q1 बाई Q2 साइज के रेशियो, तो पहला का कितना है R, R बाई R कितना हो जाएगा 1/1। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करो, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2Q2 डायरेक्ट जोड़ देता हूं, इज इक्वल टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो इज इक्वल टू इसकी रेशियो अगर जोड़ोगे तो 2/2, अभी भी ये कितना आ जाएगा 1/1। कोई दिक्कत? अब जरा इसको सोच के देख, Q1 प्लस Q2, पहले पे ओरिजिनल चार्ज कितना था Q, और कितना था 0 डिवाइडेड बाई 2Q2 इज इक्वल टू, ये कितना है बाबू 1/1। चलो रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस साइड में इसको अगर हम देखें तो Q बाई 2Q2 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2Q2, है ना। तो देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू Q बाई 2। गौर से देखिए, तो जो ओरिजिनली न्यूट्रल था जिस पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 थी, कंडक्शन के बाद अब उस पे चार्ज जो मेन चार्ज था उसका आधा आ गया, तो Q1 की भी वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल चार्ज कितना था Q में से Q/2 घटा दो, तो Q1 भी कितना आ जाएगा Q/2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिखिए, तब तक मैं मिटा रहा हूं इधर, फिर मैं यहां लिखता हूं। हो गया? ओके, अब यहां एक पटर चलेगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जरा सोच के देख तो बाबू, ये जो बॉडी थी इसकी रेडियस कितनी थी R, और ये भी बॉडी जो थी इसकी रेडियस कितनी थी R। गौर से देखिएगा, दोनों का साइज सेम है। ऐसे स्फीयर को हम कहते हैं आइडेंटिकल स्फीयर। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिकल स्फीयर। तो आइडेंटिकल स्फीयर के केस में जरा देखो तो क्या पटर होने वाला है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, मतलब साइज दोनों की इक्वल है, तो कंडक्शन के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है या अनइक्वली? इक्वली, बिल्कुल इक्वली हुआ है। सोच के देख, पहले बॉडी पे टोटल चार्ज कितना था Q, दूसरे पे कितना था 0, तो दोनों पर कंडक्शन के बाद चार्ज आधा आधा हो गया। यही तो जानने वाला है, यानी इन केस if spheres are
identical then charge equally divides on both sphere after conduction. Got my point? Yes. आपके सिलेबस में चाहे आप एनसीईआरटी बनाओ, एससी वर्मा बनाओ या डीपीपी वगैरह जो मैं दूंगा उसमें, इन सारे केसेस में आपको आइडेंटिकल स्फीयर पे ही सवाल पूछा गया है, ठीक है। लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा टफ लेवल उठा दिया था। पहले मैंने अनआइडेंटिकल का केस किया और बाद में आइडेंटिकल का केस किया। चल फटाफट एक जल्दी से रिस्पॉन्स दे तो मुझे। मान लो ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r और इस पे अभी चार्ज है q1, और ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस भी है कितनी r और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है q2। तो बताओ तो कंडक्शन के बाद इन दोनों स्फीयर पे कितना वैल्यू आएगा, बता सकते हो कितना आएगा? तो इच स्फीयर पे जो चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू दोनों स्फीयर पर टोटल चार्ज जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों स्फीयर पे इतना चार्ज आएगा। गॉट माई पॉइंट? लेकिन ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब दोनों स्फीयर कैसे हो, आइडेंटिकल हो, नहीं तो फिर हमें ओरिजिनल केस पे जाना होगा। इन केस अगर अनआइडेंटिकल है मतलब साइज डिफर कर रहा है तो फिर हम अपने Q1 और Q2 के रेशियो से निकालेंगे जो पहले 2 क्वेश्चन में मैंने सिखाया है। गॉट माई पॉइंट? ओके, नोट डाउन, लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए मैं मिटाऊं इधर बाबू। ओके, फिनिश? ओके। अब ये हमारा जो टॉपिक था ये 2 लेक्चर में खत्म हुआ। पहले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज वगैरह के बारे में पढ़ा था जिस वक्त खत्म हुआ। अब दूसरे में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग टॉपिक शुरू किया था। तो 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा, कौन कौन बाबू? बाई फ्रिक्शन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और तीसरा क्या पढ़ा था? कंडक्शन। तीनों को मैंने डिटेल में स्टडी किया और ये खत्म हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं डीपीपी में, आपको घर से करके लाना है। चलिए हेडिंग डालिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इस पे डीपीपी। हर टॉपिक के बाद हम लोग डीपीपी जो गाइडेंस का है उसको सॉल्व करेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। ये आपको करके लाना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। लिखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन है डीपीपी का वो फटाफट लिखते जाइए, ठीक है, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अ ग्लास tumbler contains contains 1 billion amoeba and 2 sodium ions are there on the body of amoeba. Okay, amoeba, full stop. Find out the charge contained in the glass. जल्दी से लिखिए तो फटाफट। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, कुछ डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा मैं, जैसा कि पहले मैंने कहा था हर एक टॉपिक पे हम लोग यूज करेंगे।
डन हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर लिखिए तो बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी में ही, हाउ मेनी electrons should be removed from a conductor so that it acquires a positive charge of 3.5 nanocoulomb, 3.5 NC nanocoulomb। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन, जल्दी से लिखो बाबू। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डीपीपी का ही है। A polythene piece rubbed with wool is found to have a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of -3.2 into 10 to the power -7 कूलम। फाइंड, इसमें दो सवाल मैंने तीसरे में जोड़ दिया है, ए और बी करके, ऊपर मिटा। चलिए ठीक है, लिखते जाइए आप लोग फटाफट। तीसरे क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर ए है, तीसरे सवाल के लिए ए है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और क्वेश्चन नंबर बी इसी में जोड़ दिया जाएगा, द मास गेन्ड बाय पॉलीथीन। राइट डाउन क्विकली, जल्दी जल्दी लिखिए बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, चौथा नंबर। लिखिए तो क्या है ये, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B placed in contact are supported on an insulating स्टैंड। लिखते जाइए, थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग आराम से। हो गया। What kind
इसको मिटाएं दूसरे नंबर को, अच्छा ठीक है, लिखिए इसको मैं मिटा देता हूं। लिख लिया, चलो। What kinds of charge will A and B develop when a negatively charged ebonite rod is brought near A। लिख लीजिए, यही है क्वेश्चन। फिर से मैं पढ़ देता हूं, चौथा नंबर। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट आर सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ चार्जेज विल ए एंड बी डेवलप व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड एबोनाइट रॉड इज ब्रॉट नियर ए। ये 4 सवाल मैंने इस लेक्चर पे दे दिया है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। आपको एक बात माननी चाहिए, ठीक है, जितने दिन भी हम लोग साथ हैं हम लोग सिर्फ यही देखेंगे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, टेक्निकली कैसे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज, इतने दिनों से मैं ऑनलाइन क्लासेज वगैरह में नहीं आता था, ठीक है, लेकिन चूंकि ये लॉकडाउन ज़्यादा दिन तक जाएगा इसलिए हम लोग बैठ के नहीं रह सकते हैं, तो स्टार्टअप आना पड़ा। इसमें मैं एकदम आपको जीरो से बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ अप टू हमारा जेई और मेडिकल लेवल तक, ठीक है। इससे आप जेई मेंस और मेडिकल आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आप टोटली कहीं भी डीपीपी वगैरह बनाते हैं, मैं जैसे जैसे कुछ पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग लगाते जाएंगे। चलिए, आई होप इसको करके आइएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा बाबू, जितने भी पढ़े हैं उसी पे अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा और फिर आगे का लेक्चर कूलम्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों को बताइए, गाइडेंस में आइए, ठीक है। ओके, बाय।